हेलो व्यूवर्स एंड लिसनर्स, एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप लोग साक्षी शर्मा यानी कि मेरे साथ देखेंगे एनआरए के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो ये एनआरए जो है इसको केंद्रीय बजट 2020 में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने इसको प्रस्ताव किया था। साथ ही साथ इसमें जो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब हैं उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने के लिए एक एनआरए जो है, जो कि बहुत सारे आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के लिए जो नौकरियां होती हैं उसके लिए उम्मीदवार जो यानी कि एप्लीकेंट होते हैं, एग्ज़ाम जो देते हैं, उसके लिए उपस्थित होने के जो तरीके हैं उनको भी बदलेगा। अब बात ये उठती है कि एनआरए, सीईटी ये सब क्या है। तो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम आपके लिए यही जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो है उसको बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। एनआरए जो है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जिसको मंजूरी दी गई है, जब से ये न्यूज़ आई है तब से उसके बाद से ही एप्लीकेंट जो हैं उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है, एनआरए कब से आयोजित किया जाएगा और इसमें सिलेबस क्या क्या होंगे। तो इसी के बारे में हम चलिए आपके साथ जो इसके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये जो है एनआरए ये क्या है। तो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, हिंदी में हम इसको राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो मुख्य खासियत है ये क्या है कि एनआरए जो है वो एक टेस्टिंग एजेंसी है जो कि गैर राजपत्रित पदों के लिए प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। यानी कि एनआरए जो है वो एक टेस्टिंग एजेंसी है। इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होते हैं, जिसमें कि आपके आईबीपीएस के, रेलवे की जो जॉब्स होती हैं, आरआरबी की जो जॉब्स होती हैं और साथ ही साथ एसएससी की जो जॉब्स होती हैं, उसके साथ साथ इसमें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो जॉब हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं एनआरए के अंतर्गत। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके अंदर आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं, ऑल द सेक्टर्स जो कि बैंकिंग से रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं उनकी जो जॉब होंगी इसमें वो इसमें शामिल होंगी। और अगर हम बात करें तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित की जाने वाली एजेंसियों में, जिसमें कि आपका रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इसमें शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआरए के साथ साथ ही एक नाम और जो है बहुत प्रचलित है वो है सीईटी। उसी को एनआरए के साथ भी इनको जोड़ा गया है। सीईटी जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें क्या है कि एनआरए जो है वो एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित कराएगा जो कि अलग अलग यानी कि गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियां होती हैं, जिसमें कि आपके आरआरबी, आईबीपीएस, बैंकिंग जॉब और एसएससी, जिसमें कि आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और भी बहुत सारे जो होते एग्जाम होते हैं उनके लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में कार्य करेगा। जितनी भी जॉब हमने यहाँ पर आपके साथ में अभी डिस्कस करी हैं उसमें उसके लिए स्क्रीनिंग और जो प्री के एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए एक तरीके से ये काम करेगा। इसका क्या काम होगा कि ये जो होगा परीक्षा का एक फर्स्ट लेवल होगा जो कि एप्लीकेंट द्वारा लिया जा सकता है अगर वो इसके योग्य हैं। तो साथ ही साथ जो एप्लीकेंट होंगे उनकी जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए टियर 2 और 3 के लिए उनको अवेलेबल होना होगा, जिसका जो कंक्लूजन होगा एनआरए द्वारा, उसका जो रिजल्ट होगा वो आयोजित परिणाम स्वरूप एनआरए द्वारा उसको आयोजित किया जाएगा। बात उठती है अब कि ये जो है सीईटी जिसमें कि स्क्रीनिंग और प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम के रूप में एक तरीके से काम करेगा, इसके कितने स्टेप्स होंगे, तो इसके कितने चरण होंगे। इसके टोटल 3 चरण होंगे जिसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन जो होगा वो इसका लेवल होगा। यानी कि आपकी जो एबिलिटी है उसके जो डिफरेंस लेवल हैं उसमें 10th पास,
ट्वेल्थ पास और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग CET जो होगा वो आयोजित कराया जाएगा, यानी कि परीक्षा जो है वो हर साल और ऑनलाइन मोड में टोटल 2 बार आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है CET की क्या होगी वैधता। तो CET जो है इसका वैधता कितना होगा, टोटल 3 इयर्स जो होगी वो इसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि NRA जो कि CET स्कोर जो होगा वो टोटल 3 इयर्स के लिए वैल्यूएबल होगा। इसका मतलब ये है कि एक बार एक एप्लीकेंट जो है वो CET पास करने के बाद उसे टोटल 3 साल तक एग्ज़ाम में बैठने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो डिसाइड एज लिमिट है उसी के बेस पर 3 साल में आयोजित जो अलग अलग एग्ज़ाम होंगे उसमें उपस्थित होने के लिए एप्लीकेंट योग्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है NRA CET का क्या होगा सिलेबस। सिलेबस की अगर हम बात करें इसमें तो NRA के लिए जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है उसकी घोषणा जल्दी ही की जाएगी। उसके लिए एक उम्मीद ये लगाई गई है कि पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो होगा, जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अलग अलग जो लेवल होते हैं उसके लिए प्री के एग्ज़ाम के लिए जो अभी करंट में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली अभी NRA के लिए जो सिलेबस है उसका डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है CET का क्या होगा माध्यम। इसमें जो प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम होंगे उसका जो माध्यम होगा यानी कि वो हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे या अलग किसी लैंग्वेज में होंगे। तो उसका हम आपको बता दें कि उसका जो मीडियम होगा वो टोटल 12 जो प्रमुख भारतीय भाषाओं में अवेलेबल होगा, यानी कि NRA जो है वो ना केवल इंग्लिश या हिंदी में बल्कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 12 भाषाओं में CET का प्रयास जो होगा एप्लीकेंट वो इसको कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मैंने इसीलिए बताया है कि जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें ये उल्लिखित हैं टोटल 12 भाषाएं। तो उसी के लिए जो एप्लीकेंट होगा वो इसके लिए प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है NRA CET में कौन सी सभी परीक्षाएं होंगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके लिए NRA CET जो है जो कि जिसमें कि आपकी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB, IBPS क्लर्क, PO, SSC, CGL, CHSL, स्टेनो ग्रुप D और C, JST और भी जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनको ये शुरू करेगा। फिर उसी के द्वारा अलग अलग लेवल जो होंगे वो क्रिएट कराए जाएंगे। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आया था कि NRA जो है वो क्या UPSC की जो एग्ज़ाम होते हैं उनको भी कवर करेगा। तो UPSC जो है मैं आपको बता दूं या संघ लोक सेवा आयोग जो है वो ग्रुप A और ग्रुप B के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनको आयोजित करता है। तो ये जो परीक्षाएं हैं वो NRA के दायरे में नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CET क्लियर करने के बाद अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर एप्लीकेंट जो हैं वो CET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं तो एप्लीकेंट को भर्ती के दूसरे और तीसरे दौर में उपस्थित होना उसका अनिवार्य होगा। यानी कि NRA जो है वो केवल बुनियादी योग्यता के लिए यानी कि आपका जो बेस्ड एबिलिटी होती है उसके लिए स्क्रीनिंग करेगा और एक्चुअल जो आपका चयन होता है उससे रिलेटेड भर्तियां जो होती हैं आपकी एजेंसी जैसे कि RRB, SSC और IBPS द्वारा जो नौकरियों के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्री के लिए उन पर वो डिपेंडेबल होगा। जब से ये डिक्लेरेशन हुआ है कि NRA जो कि ऑफिशियली जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आया है कि NRA जो है इसको लाने के लिए मेन पर्पस क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो हम आपको बता दें कि अगर हम एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो रिसेंट में एप्लीकेंट जो होते हैं उनको अलग अलग जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्म भी भरने पड़ते हैं। तो उसी के लिए उनको आवेदन शुल्क यानी कि फ़ीस भी लगती है। तो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उसके झंझट से बचा जा सके, साथ ही साथ अलग अलग शुल्क जो कि फ़ीस हमें देना पड़ता है उससे छुटकारा मिल सके और साथ ही साथ ऐसे में अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स जो होते हैं उन पर काफ़ी बोझ भी पड़ता है और इसी के साथ साथ
जो फीमेल एप्लीकेंट होते हैं, ख़ास तौर से वे जो कि टैलेंटेड तो हैं लेकिन उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उन्हें अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार ट्रांसपोर्टेशन की समस्या जो होती है उसका भी सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल इन परेशानियों को कम करने के लिए और एप्लीकेशन कॉस्ट जो है उसमें कटौती करने के लिए एनआरए जो है इसकी स्थापना की जाएगी, जिसमें कि एक ही फॉर्म और उम्मीदवार जो होंगे वो अपने अनुसार अपना केंद्र चुन सकेंगे। तो ओवरऑल जो ये है एनआरए, इसको बोला गया है वन नेशन वन फॉर्म, इस तरीके से इसको नाम भी दिया गया है। ये तो थी सभी जानकारी जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करी। अब कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो कि एप्लीकेंट कह लीजिए या स्टूडेंट्स जो हैं उनके मन में आ रही हैं। तो फर्स्ट है कि संबंधित परीक्षा के लिए कितने चरण होंगे, इसके कितने स्टेप्स होंगे। तो इसके जो स्टेप्स हैं उसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पेपर जो हैं उसमें समान चरण होंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप ले लीजिए, यदि IBPS PO में टोटल 3 जो हैं वो स्टेप्स हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो आगे भी उसमें 3 ही स्टेप होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि प्रीलिम्स जो हैं यानी कि प्री के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका जो आयोजन होगा वो ग्रुप यानी कि सामूहिक रूप से होगा। उसके बाद आपको जिस परीक्षा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका मेंस और इंटरव्यू का जो स्टेप होगा वो आयोजन पहले की ही जैसे कि एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसीज द्वारा जो है वो आयोजित किया जाएगा। जैसे कि IBPS PO के जो मेंस का पेपर होता है और इंटरव्यू का आयोजन यानी कि उसकी जो तैयारी होती है वो IBPS ही करेगा। नेक्स्ट है CET का स्कोर कब तक मान्य होगा। ये मैंने आपको अभी बताया भी है कि CET का जो स्कोर है वो जो परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा उसका जो डिक्लेरेशन होगा उस तारीख से लेकर टोटल 3 इयर्स के लिए यानी कि 3 साल के लिए वो वैलिड होगा, जिसमें कि एक जो एप्लीकेंट है वो जितने प्रयास कर सकता है दे सकता है, वो उसकी जो एज लिमिटेशन होगी उस पर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होगी। नेक्स्ट है, क्या इस वर्ष परीक्षा एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम जिनकी जो सूचना है वो पहले ही जारी हो चुकी है उन्हें हमेशा की तरह ही आयोजित किया जाएगा और अभी एनआरए की स्थापना भी की जाएगी जिसमें कि समय लगेगा। इसलिए हम अगले वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो एनआरए द्वारा आयोजित कराने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस साल भी जो एग्ज़ाम होंगे रिलेटेड वो एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे CET क्लियर करने के बाद अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। ये एक एप्लीकेंट द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हम आपको ये बताएंगे, हाँ, यदि आप CET का जो एग्ज़ाम होगा उसको आप क्लैरिफाई कर लेते हैं तो आपको भर्ती का दूसरे और तीसरे दौर में उपस्थित होना होगा। यानी कि एनआरए जो है वो केवल मूल योग्यता के लिए यानी आपका जो मेन एबिलिटी होगा उसके लिए स्क्रीन करेगा और एक्चुअल जो चूज़ होगा उसके लिए उससे रिलेटेड जो एजेंसियां होंगी जैसे कि RRB, SSC, IBPS, उनके द्वारा जो जॉब के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उन पर वो डिपेंडेबल होगा। नेक्स्ट है, क्या RRB, IBPS और SSC जो है वो काम करना बंद कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि RRB, IBPS और SSC जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा लिस्टेड अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कराते हैं, तो वो जारी ही रहेगा। वे केवल स्क्रीनिंग की जो एग्ज़ाम होता है उसको वो करना बंद कर देंगे। और नेक्स्ट है, क्या एनआरए CET जो है वो मौजूदा सिस्टम यानी कि एट प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम है उससे बेहतर है। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगी बिल्कुल, जी हाँ। एनआरए जो CET जो कि एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा उसको इजी बनाता है और समय समय पर अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है। तो एग्ज़ाम के लिए बार बार प्रेजेंट होने के बजाय एप्लीकेंट जो हो वो एक ही बार CET उसको प्राप्त कर सकता है और उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स के लिए हमने आपको बताई है कि 3 साल तक वो जो अवधि है वो मान्य रहेगी। लेकिन उसमें यह है कि जो ये एग्ज़ाम होते हैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि इसके भी कुछ रेगुलेशंस होंगे उनको एप्लीकेंट पूरा करना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम जो होगा वो 12, मैंने आपको बताया ये टोटल 12 जो
इंडियन लैंग्वेज हैं उनमें आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार जो होंगे यानी कि एप्लीकेंट जो होंगे वो पेपर के माध्यम चयन करने का विकल्प और आसानी से इसको कर भी सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन होने और हर साल 2 बार आयोजित होने के कारण एप्लीकेंट जो होंगे उससे ये प्रोसेस जो होगा वो इंक्रीज भी होगा। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने आपके साथ एनआरए सीईटी के बारे में डिस्कस किया कि इसका जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा, कौन कौन सी जो एजेंसियां हैं उनके लिए अब स्क्रीनिंग का काम करेगा। तो जो लोग अपना फॉर्म भरेंगे वो ध्यान से अगले साल के लिए अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसपी नोटिफायर की ओर से मैं साक्षी शर्मा और हमारी टीम की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।